हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हमारे क्वेश्चन रहते थे क्वेश्चन नंबर 23 से उससे आगे के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो 23 क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है? सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। हमारे पास ये रिएक्शन दी हुई है और हमें क्या निकालना है? ई नोट सेल की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन। हमें क्या निकालना है? गिब्स फ्री एनर्जी निकालिए, वो भी स्टैंडर्ड वाली। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है ऑफ ए सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन हमें ऊपर गिवन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि हमें क्या निकालना है? डेल स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। एन की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। देखो ध्यान से एक बार, मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, जैसे Fe3 पॉजिटिव से किस में चेंज हो रहा है? 2Fe पॉजिटिव से। देखो वैसे चेंज किसका है? +3 से +2 जा रहा है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है ना। परंतु एक इलेक्ट्रॉन का चेंज किसके लिए है? एक Fe के लिए है। पर यहाँ पर तो है कितने Fe? 2 Fe है। ठीक है, तो 2 Fe के लिए कितने का हो जाएगा? 2 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 e आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा? n की वैल्यू 2 पुट कर दिया। और एफ की वैल्यू तो हमें पता है क्या होता है? फेराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम्ब। ठीक है, और ई नोट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो हमारे पास ऊपर गिवन है। ठीक है, 0.236 वोल्ट। यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकल जाएगी? माइनस 45548 जूल। यहाँ से किलो जूल में करना चाहे तो हम क्या कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जी नोट की वैल्यू आ गई, डेल्टा जी नोट की वैल्यू आ गई। अब हमें एक और रिलेशन पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, क्या होता है? डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी। ठीक है, यहाँ से लॉग के सी की वैल्यू निकाल सकते हैं और हम उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है। आर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 8.314। ठीक है, और टी की वैल्यू क्या है? 298 केल्विन है। अब यहाँ पर जो किलो जूल था ना, ऊपर डेल्टा जी नोट की वैल्यू में देखो किलो जूल है। अब किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये जो टर्म लिखी हुई है 10⁻⁻3, यहाँ पर हमने क्या किया? 10⁻⁻3 इसलिए किया किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये वाली वैल्यू आएगी। अब अगर हम इसका क्या लेते हैं? लॉग का एंटी लॉग करते हैं। ठीक है, देखो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी ना हमारे पास, के सी की वैल्यू बचेगी, क्योंकि एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा? एंटी लॉग बच जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम टेबल से देखते हैं, तो एंटी लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7.9 की इतनी वैल्यू आएगी। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ के आते हो ना क्वेश्चन को, तो भी आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग लेने की कोई जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 24 क्वेश्चन। ये कहता है मोलर कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन। तो वो NaCl की गिवन है। ठीक है, HCl की भी गिवन है और NaAC की भी गिवन है। तीनों की हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है। अब कह रहा है कि भी कैलकुलेट करो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है HAC की। देखो बिल्कुल सिंपल है, पहले HEC आपको लेना है। ठीक है, उसके अंदर क्या डाल दो? NaCl डाल दो। अब NaCl डालने के बाद ये जो रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। हमारे पास क्या मिलेगा? HCl प्लस NaAC बनेगा। ठीक है, अगर देखो ध्यान से देखोगे, अगर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है ना, HAC की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है आपको। HAC की वैल्यू निकालनी है, तो HAC की वैल्यू कैसे निकालोगे? NaCl को उस तरफ भेज दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो HCl प्लस NaAC माइनस में NaCl। अब इनकी सब क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देख लो, इसकी देख लो, इसकी देख लो, दोनों को ऐड करके NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को डिक्रीज कर दो। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन मिलेगी। देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? HCl की। और फिर NaAC की हमने क्या किया? ऐड कर दिया। उसके बाद क्या होगा? हमने सब्ट्रैक्ट किया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की, और इन सब की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो हमने पूरी वैल्यू पुट करनी है और बस सोल्व करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25 क्वेश्चन। ये कहता है हमारे पास जो एक करंट है, क्या कितना करंट है वो हमारे पास इतना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर करंट दिया हुआ है और एक मेटेलिक वायर उसके अंदर से 0.5 एम्पियर का करंट को पास कर रहे हैं। और यहाँ पर जो टाइम दे रखा वो कितने घंटे है? 2 घंटे का टाइम है। अब कहता है इतने टाइम में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू दी वायर। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास कर जाएंगे इस मेटल की वायर में से? बहुत आसान क्वेश्चन है।
देखो हमें पता है, पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, कूलम्ब में क्या निकाल लेते हैं, चार्ज निकाल लेते हैं। हमें पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू टी। ठीक है। और जो हमारे पास टाइम होता है वो सेकंड में होता है, और एम्पियर जो करंट होता है वो एम्पियर में। तो क्यू की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो करंट दिया हुआ वो कितना है, 0.5 एम्पियर। टाइम कितना है, 2 घंटे। अब 2 घंटे को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 60 इंटू 60 से, ठीक है, तो 3600 कूलम्ब आ जाएगा। अब हमें पता है, देखो एक इक्वेशन हमने वहां पर कैलकुलेट की थी, ये जो 96,500 होता है वो फेराडे होता है, 1 फेराडे। वो 1 फेराडे किसके इक्वल होता है, वो 1 मोल के लिए होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 96,500 कूलम्ब चार्ज होता है, ठीक है। अब क्या रहा है, 3600 कूलम्ब के लिए कितना होगा। देखो अगर एक के लिए निकाला जाए तो एवोगेड्रो नंबर डिवाइड बाई 3600, 96,500 आ जाएगा, ठीक है। देखो एक के लिए तो 6.022 इंटू 10⁻23, और डिवाइड हो जाएगा 96,500। हमें निकालना किसके लिए है, 3600 कूलम्ब के लिए। तो 3600 कूलम्ब के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जब हम इतना करंट 2 घंटे के लिए फ्लो करते हैं, ठीक है, या पास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 26 से, वो क्या कहता है कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है ये वाली, ठीक है। अब कहता है कि भी इस इक्वेशन के अंदर व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्ब नीड टू रिड्यूस। अब हमें क्या रिड्यूस करना है, 1 मोल Cr2O7 टू नेगेटिव को रिड्यूस करना है। तो हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ेगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी हमें किस में बतानी है, कूलम्ब में बतानी है, ठीक है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो पहले तो ऊपर इक्वेशन में देखो कि भी Cr O7 टू नेगेटिव, और ये इसके आगे कितना नंबर है, 1 नंबर है, यानी कि 1 मोल है, ठीक है। अब 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है, हमें 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो हमें ये पता है भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज होता है, 96,500 होता है। तो 6 मोल के लिए कितना होगा भाई, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 96,500 लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ये कह रहा है हमारे पास कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है, 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर दे रखी है। टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन है। KCl हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। कंडक्टिविटी हमारे पास दे रखी है, और यहाँ पर ये जो दे रखा है कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है। और कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी, ठीक है। अब ये जो ऊपर दे रखा है ना 0.20, ये हमारे पास मोलरिटी गिवन है। हम कंडक्टिविटी को पुट करेंगे 1000 एज इट इज, और मोलरिटी हमें दिया हुआ है 0.20। बस वैल्यू पुट किया हमने और कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है 28 क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है कितना, 1500 ओम है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन है। जो हमारे पास KCl है क्या, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो दे रखे है वो कंसंट्रेशन दे रखे 0.001 मोलर, ठीक है। और हमें निकालना क्या, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जी स्टार होता है ना, जो हमें नोट्स में पढ़ा था जी स्टार क्या था, ठीक है, जी स्टार की वैल्यू निकालनी है। और कंडक्टिविटी क्या दे रखी है इसकी, 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर, ये हमारे पास कंडक्टिविटी गिवन है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, कंडक्टिविटी किसके इक्वल होता है, ये हमने नोट्स में प्रूव किया था भाई, एक तो कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। जो सेल कांस्टेंट होता है वो L बाई ए होता है, ठीक है, L बाई ए, लेंथ अपॉन एरिया। तो जी स्टार यहाँ पर क्या है, सेल कांस्टेंट है, जी क्या है, कंडक्टेंस है। अब कंडक्टेंस की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। तो 1/r लिख सकते हैं जी की जगह पे हम, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब जी स्टार की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, कापा इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि आर को उस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यही बात हमारे यहाँ लिखी हुई है, रेजिस्टेंस जो सेल कांस्टेंट है वो क्या है, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस है। अब हमें कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसमें पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 29 क्वेश्चन, कंडक्टिविटी क्या दे रखी है हमारे पास, 7.896 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। हमारे पास कंसंट्रेशन दी हुई है किसी भी एसिड इलेक्ट्रोलाइट की, वो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कितना है, एसिटिक एसिड है। कितनी कंसंट्रेशन है, 0.00241 मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर मोलरिटी गिवन है। हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर निकालना है। हमारे पास ये जो गिवन है वो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, या फिर कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। एसिटिक एसिड की गिवन है हमारे पास कितनी है,
390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। बहुत आसान है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। हम कंडक्टिविटी की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास ऊपर गिवन थी। उसके बाद हमारे पास ये 1000 क्या है, एज इट इज, और कंसंट्रेशन ऊपर गिवन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या कर रखा हमने, बस सिंपली सोल्व किया है। फिर हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। उसके बाद हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट करते हैं अल्फा से। उसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें गिवन है ऊपर 390, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी 8.4 इंटू 10⁻²। अब हम क्या निकालेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी की वैल्यू कंसंट्रेशन ऊपर गिवन है, अल्फा की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब 1 माइनस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻⁵। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें क्या कहता है अभी, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। हेलो हेलो हेलो। हमारा जो 30 क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन। कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई इसको रिडक्शन पूरा हो जाए। 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al। देखो बड़ा आसान है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ चार्ज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें पता है 1 मोल के लिए कितने चार्ज की जरूरत पड़ती है। 1 मोल के लिए 96,500 चार्ज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 96,500 कूलम चार्ज के लिए। और इसके अंदर देखिए Al3 पॉजिटिव और 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है। एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव से Al पे जा रहा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 96,500। 3 के लिए कितना चाहिए होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 96,500 से। इसी तरीके से Cu2 पॉजिटिव से Cu, ठीक है। तो Cu2 पॉजिटिव से Cu में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 96,500, ठीक है। इसी तरीके से MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव में, MnO4 नेगेटिव में यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर कितनी है, +7 है। देखो जैसे X को मान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की निकालनी है, ऑक्सीजन कितनी है 4, एक ऑक्सीजन का होता है -2 चार्ज। ओवरऑल जो कंपाउंड के ऊपर चार्ज है वो कितना है, -1 चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं तो हमारे पास कितना निकलता है, +7 निकलता है। अब +7 से किसकी ओर जा रहा है, +2 की ओर जा रहा है। इसका मतलब कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर +5 का डिफरेंस है। तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए हम कितना निकाल देंगे, 5 इंटू 96,500, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 31, ये कहता है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फेराडी। हमें इलेक्ट्रिसिटी बतानी है किसकी टर्म में, फेराडी की टर्म में, ठीक है। कितने हमारे पास रिक्वायर्ड होगी टू प्रोड्यूस, कितने के लिए, 20 ग्राम कैल्शियम के लिए, ठीक है। 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कहाँ से ले रहे हैं वो कैल्शियम 20 ग्राम, मोल्टन स्टेट है CaCl2 से। अब जब CaCl2 देखोगे ना, CaCl2 में इसको जब डिसोसिएट करोगे तो हमारे पास बनेगा Ca2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये बनेगा, ठीक है। अब Ca2 पॉजिटिव से हमें CaCl2 से क्या मिल रहा है, Ca2 पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि Ca2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा रिड्यूस होने के लिए भाई, ठीक है। रिडक्शन है इसका मतलब वो क्या लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब ध्यान से देखो 1 मोल के लिए 1 फेराडी था,
एक फैराडे में कितने था, 96,500 कूलम। तो हमें तो फैराडे की टर्म में ही बताना है, ठीक है, तो इसने पूछा ही हुआ है फैराडे की टर्म में। तो एक मोल के अंदर एक फैराडे करंट होता है, ठीक है। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो 2 फैराडे होगा, है ना भाई। एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक फैराडे, एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए एक फैराडे, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराडे। अब यहाँ पर हमें देखो क्या करना है। अब 2 फैराडे किसके इक्वल है, यहाँ पर कैल्शियम है, एक ही कैल्शियम प्रेजेंट है, यानी कि 1 मोल कैल्शियम प्रेजेंट है। अब 1 मोल कैल्शियम प्रेजेंट है, अब एक कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम, ठीक है। अब हम कह सकते हैं 40 ग्राम 40 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना चाहिए, 2 फैराडे चाहिए। अब 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना चाहिए होगा, इसका हाफ कर देंगे, ठीक है। ये हम कर सकते हैं भाई 2f अपॉन 40 इंटू 20। तो हमारे पास कहाँ पर थे भाई हम, ये रहा देखो। ये कह रहा भाई 2 फैराडे 1 मोल के बराबर हो गया यहाँ पर, ठीक है। 1 मोल कितना है यहाँ पर कैल्शियम का, 40 ग्राम। अब 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे, और 20 ग्राम कैल्शियम के लिए क्या चाहिए, 20f अपॉन 40 हो जाएगा। और कितने, ये तो एक के लिए निकल जाएगा ना, 20f अपॉन 40 तो एक के लिए निकल जाएगा। और हमें चाहिए कितने के लिए, 20 ग्राम के लिए, तो 20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास 1 फैराडे आ जाएगा। अगर वैसे भी निकालते ना तो भी निकल जाता। दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3 के लिए, ठीक है। तो हमें ये बताना लगाना पड़ेगा अभी एल्यूमिनियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो Al देखो, Al2O3 को अगर तोड़ो भी दोगे तो क्या बनेगा, Al3 पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इतना ही बनेगा, है ना। तो अगर देखते हैं Al कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इन्वॉल्व कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, भाई यहाँ पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रही है। एक मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है एक फैराडे में, ठीक है। अब 3 मोल कितने होंगे फैराडे, 3 फैराडे होंगे, ठीक है। और एल्यूमिनियम है हमारे पास, एल्यूमिनियम का एक मोल कितने के बराबर है, 27 ग्राम के इक्वल, क्योंकि एटॉमिक मास के बराबर ही हो जाता है, ठीक है। तो 3 फैराडे किसके इक्वल, एक मोल या 27 ग्राम के बराबर, ठीक है। हमें चाहिए कितना, 40 ग्राम, ठीक है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, 3 फैराडे। अब 40 ग्राम एल्यूमिनियम कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, पहले एक के लिए निकाल ले, 3f अपॉन 27, और 40 के लिए क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.44 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन 1 कूलम। 1 कूलम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी, इस ऑक्सीडेशन में बताना है। 1 मोल H2O के लिए, ठीक है। देखो पहले तो ये रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप ये रिएक्शन क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। तो 2 मोल H2O क्या देता है, O2 देता है, प्लस 4 प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन यानी कि 4 H पॉजिटिव, और 4 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि एक तरीके से ये क्या है, हमारे पास रिएक्शन होगी, हम कह सकते हैं इसकी रिएक्शन होगी यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कितने फैराडे होगा, देखो 4 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। परंतु ये कह रहे हैं जो H2O है ना, रिएक्टेंट वाली साइड, वहां पर कितने मोल है H2O, 2 मोल्स है, ठीक है। 2 मोल्स H2O कहाँ, H2O से कहाँ जा रहा है, O2 पे जा रहा है, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी नीड कर रहा है हमारे पास, 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी नीड कर रहा है। ये कह रहा है हम 1 मोल H2O कितनी इलेक्ट्रिसिटी नीड करेगा, देखो 2 मोल के लिए 4 फैराडे, तो सीधा सा हाफ कर दो भाई इसका, है ना। 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 2 फैराडे। अब 2 फैराडे हम अगर कूलम्स में निकालना चाहे, देखो जो इलेक्ट्रिसिटी पूछी गई है वो कूलम्स में पूछी गई है, तो कूलम्स में करेंगे तो 96,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक फैराडे किसकी इक्वल होता है, 96,500 के लिए। इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, 1 मोल FeO से Fe2O3 में बन रहा है, पहले तो रिएक्शन आनी चाहिए हमें, ठीक है। तो FeO से हम क्या बनाना है, Fe2O3 बनाना है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो कितने का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। देखो पहले ही बोला गया है, ऑक्सीडेशन लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2 है, और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन बोला गया है, तो यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी नीड होगी, 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी नीड होगी। और कितने के लिए, 2 मोल FeO के लिए, ठीक है। 2 मोल FeO के लिए, FeO से Fe2O3 में बदल रहा है, कितनी एनर्जी की, कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हुई, 2 फैराडे। अब पूछ रहा है 1 मोल के लिए कितनी होगी, देखो 1 मोल के लिए सीधी सी बात है, अगर 2 के लिए 2 फैराडे है, 1 के लिए सीधा हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो 1 फैराडे बन जाएगी, और कूलम्स में पूछा है तो 1 फैराडे में 96,500
कूलम्स होते हैं, तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमें जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 33 क्वेश्चन। वो कहता है कि ये सॉल्यूशन है हमारे पास NiNO3। अगर हम NiNO3 को डिसोसिएट करते हैं तो Ni2 पॉजिटिव बनता है, तो इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास यहीं से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कहता है इलेक्ट्रोलाइज होता है बिटवीन प्लेटिनम रोड यूजिंग ए करंट ऑफ, जो हमारे पास करंट गिवन है वो कितना है 5 एम्पियर, और टाइम कितना है हमारे पास 20 मिनट्स। तो ये कह रहा है भाई इतनी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो मास होगा ना Ni पॉजिटिव का, वो एक कैथोड पर कितना डिपोजिट होगा, यानी कि जो निकेल होगा वो कितना इकट्ठा हो जाएगा कैथोड के ऊपर। कैथोड हमारे पास क्या एक तरीके से इलेक्ट्रोड है। अब कैथोड पे हमें पता है क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो हमें निकेल का रिडक्शन करवा के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो निकेल का रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन देखो Ni, यहाँ से हमें पता चल गया निकेल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 पॉजिटिव में है। तो इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Ni में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये Ni डिपॉजिट हो जाएगा किस पे, कैथोड पे हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है, 2 फैराडे रिक्वायर्ड होती है। तो क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पर I की वैल्यू 5 एम्पियर है, और 20 मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास 6000 कूलम्स आ जाएगा, ठीक है। तो 2 फैराडे के लिए, 1 फैराडे के लिए 96,500, 2 फैराडे के लिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 96,500। तो उसके लिए जितना मास डिपॉजिट करेगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर निकेल है वो उसके आगे 1 लिखा हुआ है, निकेल है ना, यहाँ पर कितने मोल्स है निकेल के, 1 मोल है। तो 1 मोल के लिए एटॉमिक मास देख लेते हैं कितना होता है, तो उतना ही 1 मोल के बराबर होगा ना। तो ये कह रहा है 58.7 यूनिट होता है, ठीक है। तो इतनी जो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है, उससे निकेल कितना जमा होगा कैथोड के ऊपर, 58.7 होगा। अब कह रहा है 6000 जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, 6000 कूलम की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो कितना निकेल उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। देखो इतन 2 फैराडे के लिए इतनी होती है, या फिर कूलम्स में कन्वर्ट करने के बाद इतनी होती है। एक के लिए क्या हो जाएगी, 58.7 को इससे मल्टी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये एक के लिए निकल जाएगी, और 6000 के लिए निकालनी है तो इसको 6000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी कि भाई ये जो 1.825 ग्राम है ना, इतने जो निकल है वो डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था, बस करने का तरीका आना चाहिए। उसके बाद 34 क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कितना चार्ज रिक्वायर होगा कि इन एक कूलम्ब फॉर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए। तो चार्ज पूछ रहा है यहाँ पर, या फिर करंट पूछ सकता है, ठीक है। तो कूलम्स में बताना है, ठीक है। तो हमें सीधे सा बता भाई, जो ये 1 मोल के लिए पूछ रहा है लेड के लिए, ठीक है। लेड 4 पॉजिटिव से कहाँ तक जा रहा है, ये लेड 2 पॉजिटिव में। तो हमें पता है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, ठीक है। 1 फैराडे के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराडे होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 96,500 को, हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में देखेंगे भाई CaCl2 के अंदर जो Ca की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2 में है। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरीके से 2 को F से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 96,500 इतना ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने पहले भी निकाली है, ये कितनी है +7 में, ठीक है। अब +7 से और MnO2 के अंदर देखोगे तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 में है। तो +7 से +4 कितने का डिफरेंस है, 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो 3 इंटू फैराडे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 28,900 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कूलम्ब आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, ये क्या कहता है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है। अब कॉपर नाइट्रेट को अगर तोड़ते हो तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोलाइज होगा फॉर 20 मिनट, 20 मिनट के लिए होगा, ठीक है। और करंट गिवन हमारे पास 0.5 एम्पियर। व्हाट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा किसी कैथोड के ऊपर। अब कैथोड बोला है तो रिडक्शन होगा, तो सीधे डायरेक्ट कर देते हैं भाई, कैथोड का रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू निकाले, कितने देखो हम तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो वो उस पे कूलम्स कितना होगा, ठीक है। तो करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, और यहाँ पर 0.5 एम्पियर क्या करंट है, और 20 मिनट क्या है यहाँ पर टाइम है। अब 20 मिनट टाइम है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 600 हमारे पास कूलम्ब चार्ज आ जाएगा। अब इतनी करंट पास करने के बाद, इतने टाइम तक पास करने के बाद हमारे पास इतना कूलम्ब चार्ज आया, 600 कूलम्ब्स। इसके लिए बताना है कि कॉपर कितना डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब देखो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन से देखें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराडे, तो टोटल कूलम्ब्स कितना हो जाएगा 96,500 इंटू 2, ठीक है। वो कितना डिपॉजिट करता है,
देखो कॉपर का जितना एटॉमिक मास होगा उतना ही तो 1 मोल के अंदर होगा, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास 1 मोल के अंदर, कॉपर के अंदर 63.5 ग्राम होता है कॉपर का। तो 2F किसके इक्वल होगा, 63.5 के। हमें कितने के लिए चाहिए, 600 के लिए। तो निकाल सकते हैं 63.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 96,500, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना का चाहिए, 600 के लिए चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 0.197 ग्राम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ एच इलेक्ट्रोड। एच इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल निकालना है विद द सॉल्यूशन ऑफ, जो पीएच की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10, ठीक है, यानी कि बेसिक के लिए निकालना है। तो सिंपल सा बेसिक के लिए रिडक्शन, ठीक है। तो एच पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, हाफ H2 बना देगा, यानी कि रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये इक्वेशन याद होगी तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहता है हमारे पास, क्या कहता है नेक्स्ट इक्वेशन, भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा किसका, एच पॉजिटिव से H2 का, रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट सेल, ठीक है, और वो इसके इक्वल होता है ई नोट एच पॉजिटिव से H2 माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग। अब वन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, वन का मतलब है यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड है ना, देखो कोई भी आयन की कंसेंट्रेशन नहीं है, यहाँ पर H2 लिखा हुआ है, मोलिक्यूल है। अब मोलिक्यूल की जो कंसेंट्रेशन होती है, अगर मैं यहाँ पर ऊपर लिख भी देता ना इसकी जगह पे, तो वो वन ही आता, क्योंकि इसकी H2 की कंसेंट्रेशन देखोगे ना, ये ये हमारे पास वन होती है किसी भी मोलिक्यूल के लिए, तो इसलिए इसने लिखा नहीं है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो वन अपॉन यहाँ पर हमारे पास आयंस है, अब आयंस की लिख सकते हैं H पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें पता है पीएच 10 है, तो इसके लिए जो H पॉजिटिव की वैल्यू आएगी ना, कंसंट्रेशन आएगी, वो कितनी आएगी, 10 की पावर माइनस 10 मिली मोलर आएगी, ठीक है। ये मोलरिटी इतनी कंसंट्रेशन होती है। अब अगर हम क्या करते हैं, देखो जो हाइड्रोजन होता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का, वो क्या होता है, जीरो होता है। इसी से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ड्राइव करते हैं, या फिर हम उसकी सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो जीरो का रेफरेंस लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है यहाँ पर, एच का, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ पर हमने जीरो यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। और 0.0591 ये तुम याद रखना, ये है ना, जब तक आपको टेम्परेचर अलग से ना दिया जाए ना, तब तक आप 298 केल्विन पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। जब आपको टेम्परेचर अलग दिया जाता है, तो वहां पर आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। डिवाइड बाय अब वन क्या कर दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, वन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर वन लिखा है इनकी वैल्यू, लोग और 1/10⁻⁻10, ये सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। देखो 10 के ऊपर जाएगी पावर, आगे आएगा, तो log 10 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 1 होती है log 10 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देंगे और सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। हमारे पास ये रिएक्शन दी हुई है और उनके साथ एक कंसंट्रेशन भी गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन विद रिएक्शन दे रखी है। कैलकुलेट बनाना हमें करना है क्या, ई नोट सेल कैलकुलेट करना है, जबकि हमें जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा हमारे पास, ई नोट सेल 3.17 दे रखी है, ठीक है। तो देखो साल्ट ब्रिज होता है, ये जो बीच में होता है हमें पता है साल्ट ब्रिज का निशान होता है, ठीक है। और इसके बाद जो आता है वो आया था आयंस, तो आयंस लिख दिया हमने। और साल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट साइड होता है ना, उसको हम कहते हैं एनोड डिनोट, ठीक है। और राइट साइड होता है वो होता है कैथोड। अब साल्ट ब्रिज के बिल्कुल लगते ही क्या होता है आयंस। अब फिर ये क्या कर देगा, मेटल को आयन को डिफरेंशिएट करने के लिए साइन लगाया जाता है, फिर लिखते हैं हम मेटल, ठीक है। अब रिएक्शन में देखो, मेटल है ना हमारे पास, यानी कि हमें जो है ना लेफ्ट साइड, हमें क्या करना है, रीड नोड पे रीड ऑक्सीडेशन दिखाना है। तो Mg से Mg2 पॉजिटिव में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag पॉजिटिव से Ag में हो जा रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये समझ में आ गया, अभी यहाँ पर तो क्या हो गया, एनोड पे ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो गया, कैथोड का रिडक्शन। तो Ag यहाँ पर आयंस लिखे हमने, ठीक है, और यहाँ पर मेटल लिख दिया। अब ई नोट सेल है ना जो, वो हमारे पास गिवन है, कितनी है, 3.17 वोल्ट। अब देखो लास्ट इक्वेशन लगाते हैं हम सिंपली, अब कोई है बचता ही नहीं, देखो सब कुछ पता चीज है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। तो नीचे आता है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन और ऊपर आता है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन। और 0.591 किसके लिए लेते हैं हम, 298 केल्विन। जब तक आपको टेम्परेचर अलग नहीं दिया जाता, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ई नोट सेल क्या दे दिया हमने, निकालना है, ठीक है। तो ई नोट सेल क्या है हमारे पास गिवन है, 3.17, 0.0591 एज इट इज,
अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, देखो Mg से Mg2 पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब मान सकते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और लोग, और यहाँ पर जो Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है हमारे पास, कितनी गिवन है, देखो यहाँ पर ये रहा Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमें यहाँ गिवन है, ठीक है। और Ag की कंसंट्रेशन हमें यहाँ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, देखो इस तरफ पुट किया और नीचे पुट किया। अब इसको सोल्व करने का बच गया बस, हमें और कुछ नहीं करना। तो जैसे जैसे आप सोल्व करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा लास्ट में आंसर 3.50 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डेपिक्ट गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल की चीजें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। गैल्वेनिक सेल किस तरीके का होता है उसके बाद ही हम कर पाएंगे। देखो ये कह रहा है जिंक प्लस Ag पॉजिटिव और जिंक 2 पॉजिटिव और Ag, ये वाली रिएक्शन हमारे पास दी हुई है। तो हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, भाई इसके अंदर कौन सा नेगेटिवली चार्ज होगा इलेक्ट्रोड, ये बताना है, ठीक है। और द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल, जो सेल के अंदर जो करंट जा रहा है वो कौन सा कैरियर है, भाई होल है या फिर इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद आता है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, हर एक इलेक्ट्रोड पे हमें रिएक्शन बतानी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और Ag 2Ag पॉजिटिव से 2Ag में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो बीच में रखते हैं साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज से बिल्कुल एडजेसेंट पे लेफ्ट साइड रखते हैं एनोड को, राइट साइड रखते हैं हम कैथोड को। अब कैथोड जिससे साथ कनेक्ट होता है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर साइन होता है कौन सा, पॉजिटिव। एनोड जिस पे कनेक्ट होता है उसका पर साइन होता है नेगेटिव, ठीक है। तो एनोड वाली साइड तो जिंक और जिंक 2 पॉजिटिव की है, और यहाँ पर क्या है Ag पॉजिटिव और Ag की है, ठीक है। अब देखो ये तो आंसर मिल गया हमें, एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी, एनोड के ऊपर हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, जो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन दिया। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है। और एट कैथोड 2 Ag पॉजिटिव ये क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा जो जिंक ने दिया है, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैथोड पे कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास दोनों क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो चुके हैं, एक तो 1 पार्ट और एक सी पार्ट, थर्ड पार्ट, दोनों कवर हो गए, ठीक है। अब कहता है किस तरीके का इसके अंदर सेल कैरियर, जो सेल होता है इसके अंदर कौन सा करंट कैरियर चलता है, तो हमारे पास वो चलता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दौड़ता है क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 39, कैलकुलेट करना हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो रिएक्शन दी हुई है क्या है, क्रोमियम कैडमियम 3 2 पॉजिटिव गिव राइज टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव और कैडमियम। देखो हमें क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। और कैडमियम 2 पॉजिटिव से क्या मिल रहा है, कैडमियम मिल रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, और कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम जा रहा है तो रिडक्शन। इसी तरीके से Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, और Ag पॉजिटिव से Ag जा रहा है तो रिडक्शन। देखो ये नीचे वाली रिएक्शन थी, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही लिख दिया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये देखिए डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और दूसरी क्या करनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गलती है, क्वेश्चन में गलती ये है, यहाँ पर है ना रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी नहीं है, ठीक है। हमें ई नोट सेल जब भी निकालते हैं स्टैंडर्ड के लिए नोट लगा देते हैं, फॉर्मूला तो वही रहेगा ई सेल का ही, ठीक है। तो ई नोट सेल क्या होता है, ये भाई रिडक्ट एनो कैथोड का ई नोट सेल और माइनस एनोड का ई नोट सेल, ठीक है। तो कैथोड का देखियो कैडमियम का है, भाई हमें पता है कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, ठीक है। तो कैडमियम माइनस क्रोमियम का आ जाएगा, है ना। इससे हम ये वाली वैल्यू अगर गिवन होती है ना तो हम सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं, परंतु ये याद नहीं होंगी, ठीक है। याद करनी भी नहीं है, अगर गिवन है तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाते, ठीक है। अगर नहीं दिया था तो हम ये नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये वैल्यू याद करनी नहीं होती, ठीक है, ये गिवन होती है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ई नोट सेल की वैल्यू। अब डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी आसान है, कैसे, माइनस एन एफ ई नोट सेल हमें फॉर्मूला पता है। यहाँ पर एन की वैल्यू 6 क्यों है, देखो यहाँ से ध्यान से, एन की वैल्यू 6 क्यों है, देखो यहाँ पर कितने का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर कितनी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो 0 से +3 कितना जाएगा, हाँ देखो 0 से +3 पे कितना जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्रोमियम भी तो देखो कितने हैं, क्रोमियम है यहाँ पर 2,
तो एक के लिए तो 3 इलेक्ट्रॉन, अब 2 के लिए कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट की हुई है, 6 पुट की हुई है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है हमारे पास। ठीक है, अब f की वैल्यू हमें पता है 96,500 होती है। ई नोट सेल की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट की हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या हम, हाँ भाई निकाल सकते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, -2.303 RT log k। यहाँ से log k की वैल्यू निकाल देंगे, डेल्टा जी की वैल्यू अभी अभी निकाली। ठीक है, इनो सेल की वैल्यू की तो अभी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू में ये आ गई हमारे पास। आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 होती है। ठीक है, टी की वैल्यू 298 केल्विन, log k की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटी log करके हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये कह रहा है देखो इसी तरीके से जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन कराया ना वैसे ही है। अब यहाँ पर मैं ना जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो बता देता हूँ। देखो वैसे ही है भाई, ई नोट सेल निकालते हैं हम किसे, भाई ई आर माइनस ई एल कह दूं, यानी कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या मैं कह सकता हूँ ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैसे भी कहूँ भाई आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वैल्यू दी होती है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन नहीं है, और क्या हो सकता है पेपर में यहाँ पर गिवन मिलेगी। ठीक है, और डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ई नोट सेल दी हुई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम ई नोट की वैल्यू अभी अभी निकाली। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या है 96,500, और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं ध्यान से देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या है, ट्रांसफर हो रहा है ना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन +2 से +3 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, और ई नोट सेल की वैल्यू अभी निकाली है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें एक इक्वेशन और पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log k। डेल्टा जी की नोट की वैल्यू निकाली अभी। ठीक है, -2.303 एज इट इज, आर की वैल्यू 8.314 की, जो टेम्परेचर है वो क्या है 298 केल्विन, और log k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एंटी log की सहायता से। ठीक है, अगर एंटी log नहीं करके आते तो यहाँ तक भी छोड़ के आओगे ना तो भी हमारे पास आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है नास्ट इक्वेशन लिखिए, किसके लिए, कैलकुलेट, और क्या कैलकुलेट करना हमें, ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना, और टेम्परेचर है 298 केल्विन। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया अब तो। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है, Mg से Mg2 पॉजिटिव, ये कंसंट्रेशन दे रखी है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में, लेफ्ट साइड एनोड होता है, राइट साइड कैथोड होता है। ठीक है, और हमें Mg2 पॉजिटिव से Mg दे रखा है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये भी ठीक है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर दे रखा है, ये भी इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही है, इसको भी हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें बस पुट करना है, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर माइनस ई नोट Mg2 पॉजिटिव से Mg। तो यहाँ पर बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है हमारे पास जो रिएक्शन है वो ये है, मैग्नीशियम से Mg2 पॉजिटिव इसका ऑक्सीडेशन, और Cu2 पॉजिटिव से Cu में बन रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ई नोट सेल कैसे, ई सेल कैसे निकालेंगे, ई नोट सेल नस्ट इक्वेशन की सहायता से। ठीक है, ई नोट सेल -0.0591 n log कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की डिवाइड बाय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। तो यहाँ पर हम बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ई सेल की। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर log 10 आएगा, जब आप सोल्व करोगे ना log क्या आ जाएगा 10, और log 10 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो बेसिक वैल्यू होती है। तो log 10 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सोल्व करने के बाद 41 क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट करो ईएमएफ, जबकि हमें जो टेम्परेचर दे रखा है इतना, और हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, और ये जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है Fe2 पॉजिटिव से Fe, और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है हाइड्रोजन का, वो क्या दे रखा है 0। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ई नोट सेल निकालना है। ई नोट सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो कैथोड की वैल्यू तो हमारे पास 0 रिडक्शन पोटेंशियल है, एनोड का कितना है -0.44, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस में। अब हमें रिएक्शन देखते हैं कि भी रिएक्शन है क्या। Fe से Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और 2H पॉजिटिव से H पॉजिटिव H2 जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन। नर्स्ट इक्वेशन की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, ई नोट सेल निकाल सकते हैं, ई सेल। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.0591 अपॉन एन log एफ, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर याद रखना कि भी हम जो कंसंट्रेशन लेते हैं ना वो ओनली आयंस की ले। ठीक है, जैसे Fe2 पॉजिटिव प्रोडक्ट की साइड यही आयन है, तो इसी की हमने ऊपर लिखा है।
इसी तरीके से जो यहाँ पर H2 पॉजिटिव है, यानी कि आप बोल सकते हैं 2H पॉजिटिव है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? H पॉजिटिव है ना, इसका मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है? तो एक कंसंट्रेशन होगी ना H पॉजिटिव की जो दे रखी है हमारे पास, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। जो मोल्स होते हैं ना, वो पावर में चले जाते हैं जब कंसंट्रेशन लिखते हैं, ठीक है? तो ऐसे लिख लेंगे, फिर हम बस सिंपल क्या करना है, सोल्व करना है यहाँ पर, और सोल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। अब ये log 10 की वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है? हमारे पास 2 क्वेश्चन बचते हैं, 42 और 43। देखो 42 क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि Kc की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है? और हमें गिवन क्या है, एक रिएक्शन गिवन है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, Ag पॉजिटिव से Ag बना, तो इसका मतलब रिडक्शन है। ई नोट सेल हमारे पास क्या गिवन है, 0.46 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है? तो ई नोट सेल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? क्या होती है वो, देखो यहाँ पर है ना, ई नोट की वैल्यू इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम के अंदर आप याद रखना, इक्विलिब्रियम के अंदर जो ई सेल की वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, हमारे पास 0 होती है, ठीक है? वैसे ये नस्ट इक्वेशन ही है, और कुछ नहीं है, नस्ट इक्वेशन ही कर रखा हमने, ठीक है? और ये जो है ना Kc है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो नस्ट इक्वेशन के अंदर ई सेल की वैल्यू 0 पुट कर दी, फिर हमारे पास ये आया डेरिवेशन करके, ठीक है? तो सिंपली इसने क्या कर रखा है, यूनिट सेल निकाल रखा है, एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। ई नोट सेल गिवन हमारे पास कितना है, 0.46, ठीक है? वैल्यू पुट करेंगे, log Kc की वैल्यू निकाल देंगे, हमारे पास log Kc की वैल्यू एंटी लॉग करने के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पेपर में आ सकता है भाई। ये कहता है फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ क्या होता है, ये ध्यान से सुनिए। देखो फैराडे फर्स्ट लॉ होता है, वो क्या होता है कि भाई, ये कहता है भाई कोई भी मास है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका मास किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है, कितना डिपॉजिट होगा या इकट्ठा, कि भी हम उसमें के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, या कितनी क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वही हमारे पास क्या होता है, फैराडे फर्स्ट लॉ होता है। तो यहाँ पर W है हमारे पास, क्या है यहाँ पर, W क्या है हमारे पास, कि भाई कितना मास उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्या वो यहाँ पर क्या है हमारे पास, कि भाई कितनी क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास Z आता है, Z हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है? और वो कांस्टेंट कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है? अब कुलम्ब 1, यानी कि क्यू की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं, क्या, क्यू की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं, तो हमें पता है डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, जेड के इक्वल आ जाएगा। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है? कितना मास इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाएगा, जब मैं एक एक कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी उसके पास पास करता हूँ, ठीक है? तो डेफिनेशन लिखनी बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लॉ था ना फैराडे का, वो खत्म होता है। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, कि भाई अगर देखो हमने क्या किया, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, यानी कि जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी पास करने की, वो बिल्कुल सेम है, परंतु हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है? यानी कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, उसके पास मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल सेम अमाउंट की पास कर रहा हूँ, और इन दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट है उनको मैंने एक सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया, डिपॉजिट हुआ, ठीक है? जो सब्सटेंस हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वो कितना डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है? तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, ठीक है? वो किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट के, यानी कि जितना जो इलेक्ट्रोड का जितना मास होगा ना, उतना ही वो किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये बता रखा है CuSO4 और AgNO3 है, दो इलेक्ट्रोलाइट है, उसको सीरीज के अंदर कनेक्ट किया गया है, ठीक है? और सेम इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की गई है, सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है। तो कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा और सिल्वर का कितना वेट डिपॉजिट होगा, ठीक है? तो वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के बराबर है या इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के बराबर होगा, ठीक है? तो आज की ये क्लास हम